वेलकम बैक बच्चों, मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से आ जाइए, आज के सेशन को हम चालू करते हैं। हम परसेंटेज का लेसन पढ़ रहे हैं और यहां पर इस वीडियो में जो सीधे बच्चे जुड़े हों, मैं उनको सलाह दूंगा कि पहले आप पीछे 3 वीडियोस हमने डाल रखी हैं, पहले उनको आप देखें, फिर आप इस चैनल मतलब इस वीडियो को अच्छे तरीके से इसका लाभ उठा पाएंगे। फटाफट से आ जाए मेरे भाई। एक सवाल है जो कह रहा है कि 47% लोग किसी कंपनी के बोनस पाते हैं और बचे हुए लोग बोनस नहीं पाते हैं, तो बताइए कि कंपनी में कितने लोग हैं। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि कहीं भी कुल मात्रा को हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। इसमें से 47% लोगों को बोनस मिला, तो निश्चित रूप से 53% लोगों को बोनस नहीं मिला। 53% लोगों को बोनस नहीं मिला, तो जिनको बोनस नहीं मिला उनकी संख्या कितनी है? नहीं, आप इसको ना 265 कर लो, इसको आप कर लो 265। ठीक है, तो जो 53% लोग जिनको नहीं मिला है बोनस, उनकी संख्या क्या है? 265। तो 53% की वैल्यू क्या हुई? तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 265/53 काटे 5 बार जाएगा, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। हाँ या ना? बताइए, सही बात है। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500, यानी यही टोटल एम्प्लॉय हैं। टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? बहुत अच्छे, फटाफट से आगे आइए। अगले सवाल में, कहीं हमारे पास 35 दिनों के लिए अनाज है। यदि अनाज की खपत में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? कहीं पर, किसी मिलिट्री कैंप में, किसी स्कूल में, कहीं पर 35 दिनों के लिए अनाज पर्याप्त है। 35 दिनों के लिए अनाज पर्याप्त है, और अगर खपत में 40% की वृद्धि की जाए, ठीक है, अगर खपत में 40% की वृद्धि की जाए, जो भी खपत है उसमें 40% की वृद्धि कर दी जाए, तो अनाज कितने दिन चलेगा? निश्चित है 35 दिन तो नहीं चलेगा। अब देखिए कि खपत में वृद्धि कितनी गई है। 100 से खपत क्या हो गई है? 140। बहुत सरलता से आप प्रश्न को लगा सकते हैं। चेक करिए, 35 दिन के लिए अनाज है, मान लीजिए रोज की खपत 100 है, तो अनाज कितना है? 3500 है। अब ये खपत रोज की 40% बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी रोज की खपत? 140। 140 रोज की खपत हो गई, तो ये कितना दिन चलेगा? सपोज करते हैं x दिन चलेगा, और टोटल अनाज कितना है? 3500। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3500/140। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, यानी क्या आ गया? 50/2, यानी कि 25 दिन। कितने दिन के लिए? 25 दिन के लिए। सीधी सी बात है। बहुत आसानी से सवाल आप निकाल सकते थे। आगे आ जाइए। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि सबसे बड़ी संख्या में 4% की कमी आती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि होती है, तो दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। दो संख्याओं का योग 520 है, यानी कुल दोनों संख्याएं कितनी हैं? 520 हैं। तो अगर मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, और जो x है वो क्या है? वो बड़ी है। x मान लिया बड़ी है, y मान लिया छोटी है। बहुत आसानी से सवाल को समझिए। और बड़ी संख्या में 4% की कमी कर देते हैं, यानी बड़ी संख्या में 4% की हमने कमी कर दी,
और छोटी संख्या में क्या कर दिया हमने, छोटी संख्या में हमने 12% की वृद्धि कर दी। तो सवाल ने बताया कि तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो जाएंगे तो मैंने बराबर रख दिया है, अब केवल संख्याओं की तुलना करनी है। तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 112 बटे 96, हाँ या ना। x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, 112 बटे 96। आप कहेंगे बिल्कुल सर। चलिए आ जाइए, 16 से डिवाइड करिए, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 और 16 छका 96। यानी संख्याओं में कितने का अनुपात है, 7:6 का अनुपात है। यानी इसको मुझे किस अनुपात में बांट देना चाहिए, 7:6 में बांट देना चाहिए। तो मैंने आपको रेशियो लेसन में इनको बांटना प्रॉपर सिखाया था कि अगर दी गई संख्या को 7:6 के अनुपात में बांटना है, इसका मतलब सबसे पहले संख्या को इनके योग से डिवाइड कर दो, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको कौन सी संख्या बतानी है, न्यूनतम संख्या, छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या की वैल्यू क्या है, 6 है। 1 की वैल्यू 40, तो 6 की वैल्यू 240। आंसर नंबर 3, हाँ या ना। आंसर नंबर 3, बोलिए हाँ या ना। बहुत आसान था, ये सब आप ना करते तो भी चल जाता। मुझे बिल्कुल आसानी से चीज ऐसे भी समझ में आ सकती है, आप इसे कैप्चर करें फटाफट। मुझे आसानी से बात समझ में आ जाती कि अगर मैं x को 4% बढ़ाऊंगा तो वो 104 हो जाएगा, और y को 12% बढ़ाऊंगा तो 112 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या का 112 पहली संख्या के 104 के बराबर है। यानी दोनों संख्याओं में कितने कितने का अनुपात हो जाएगा, 112 और 104 का। दोनों संख्याओं में कितने कितने का अनुपात हो जाएगा, सॉरी इसको कम करना था, तो 96 हुआ था। तो कितने का अनुपात हो जाएगा, 7 और 6 का। अब पूरी संख्या कितनी है और दोनों संख्याएं किस अनुपात में है, तो इस तरीके से छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाइए फटाफट से, अगले सवाल पर आ जाइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, तो वो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको क्या मान लेते हैं, जो 40% कम है वो क्या होगी, जो 80% कम है वो क्या होगी। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। सवाल ने क्या पूछा कि दूसरी संख्या को किस सीमा तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया चाहिए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो क्या दिख रही है कि उसको 40 की नीड है। अगर इसको 40 बढ़ाएंगे तो पहली संख्या के बराबर हो जाना चाहिए। तो जितना बढ़ा रहे हैं, किसकी तुलना में बढ़ा रहे हैं, खुद की तुलना में बढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी उसको 200% बढ़ाया जाना चाहिए, तब वह दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। चूंकि 2 की वैल्यू क्या होती है, 200%, हाँ या ना। कॉन्सेप्ट पर अगर आप काम कर लेंगे मेरे लाल, तो कॉन्सेप्ट आगे आपको मजबूत बनाएगा, कॉन्सेप्ट आपको आगे मजबूत बनाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाना है तो पिछले चैप्टर आप जाकर ध्यान से देखिए, पिछले चैप्टर आप देखिए, आपको कॉन्सेप्ट का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। क्या यह सवाल हो गया, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए ये सवाल इसी तरीके से, आपको इन सवालों का बस एक नेचर है, बस इस नेचर को रिकॉग्नाइज करिए और चीजें आपकी बनती चली जाएंगी।
जो कह रहा है वही करते जाइए, जो कह रहा है वही करते जाइए। बाद में थोड़े से टेक्निक अपने लगाना है हमको और आंसर हमारे हाथ में। यहां पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। इसको बढ़ाना तो 40 है, किसके रेफरेंस से बढ़ाना है इसमें गलती कर देते हैं और उनका आंसर नहीं आता, इसलिए सवाल कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आसानी से बिल्कुल आपको देखना है ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। सवाल को पढ़ लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए सवाल को। सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है पर उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि क्या होगी? फटाफट से निकालिए इस सवाल को। एक व्यक्ति अपने आय का 2/3 भाग खर्च करता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 खर्च कर देता है, 3 कमाता है, 1 की बचत करता है। चलिए, यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। अब आप जैसे चाहें, चाहे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके निकाल लें, जैसे मर्जी, बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। अब वो आपको देखना है कि आप कैसे करेंगे। देखो, ये तय है कि 2/3 खर्चा करता है, इसका मतलब ये है कि 2 उसका खर्च है और 3 उसका आय है। ठीक है, अब उसके आय में जो है वो 14% की वृद्धि होती है। अब एक चीज आप समझ लें, आप या तो 3 को 14% बढ़ा दें या आप 3 की जगह कुछ और मानना चाहें तो मान सकते हैं। अब अगर आपको याद हो मेरे भाई कि 2/3 क्या होता है, हां, परसेंट, यानी ये हो गई मेरी आय और ये हो गया मेरा व्यय। अब बताइए क्या अब यहां से बात बनी? आप कहेंगे सर यहां भी इसका अब 20% निकालना हमारे लिए कठिन हो सकता है। तो बस यही सारे प्रैक्टिस हमको देखने हैं कि हमें क्या मानना है। भाई जब 2/3 का काम है तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। ये व्यय है, ये आय है कि नहीं है? चलो मैं इसको 200 और इसको 300 मान लेता हूं। क्या इसमें मुझे कोई बुराई आएगी? नहीं आएगी। तो अगर मैं इसमें 14% की वृद्धि करता हूं तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 342 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, चेक करिए, आराम से आप चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि करूं तो 200 में 20% की वृद्धि करूं तो ये 240 हो जाएगा। अब नया एक्सपेंस और इनकम क्या है? नया एक्सपेंस और इनकम क्या है? चलिए, यहां इसकी बचत कितनी थी, अब यहां भी बचत निकाल लीजिए। कितने का बचत हुआ? कितने का बचत हुआ? 2 रुपए का। कितने पर? 100 रुपए पर। तो कितना परसेंट हुआ? खत्म सवाल। मैंने आपसे क्या कहा? जो चीजें हमें करनी हैं, हम स्वतंत्र हैं मानने के लिए, तो हमें मानना ऐसी चीजें चाहिए जिससे कि हमारा कैलकुलेशन कम हो जाए। कैलकुलेशन बढ़ाने वाला काम नहीं करना है। मुझे जब बताया कि 2/3 भाग खर्च करता है, यानी 2 भाग खर्च करता है, 3 उसकी आय है, तो क्यों ना मैं इसको 200-300 मान लूं। इससे फायदा क्या हुआ? जब मैंने इसको 40% इंक्रीज किया तो आसानी से कर लिया, जब इसको 14% इंक्रीज किया तो आसानी से कर लिया। इनका डिफरेंस, चूंकि ये व्यय है ये आय है, तो इनका डिफरेंस सेविंग है। ये व्यय है ये आय है, तो इनका डिफरेंस सेविंग है। ये सेविंग कितनी है, ये सेविंग कितनी है, सेविंग में डिफरेंस कितना है? कितने पर? पहले सेविंग पर
क्योंकि पहले सेविंग की तुलना में देखना है कितना बढ़ा, हाँ या ना, बोलिए। समझ में आ गई बात? स्क्रीन कैप्चर किया, एक आध बार इसको और रिवाइज करके देखिए, आपको बातें पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए फटाफट से आ जाइए आगे। देखिए, चीजों में मेहनत लगता है, सवाल बनाने में, सवाल के चयन में, और हम पूरी शिद्दत से आपको चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं। आप अगर क्रम से रहेंगे, पहले वीडियोस हमारे साथ रहेंगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और आप सीखिए। और अगर आपको लगता है कि इस लेसन से हमें वैल्यू मिल रही है, तो थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करिए, हमारी रीच बढ़ाइए। आप ही हमारा वेल्थ हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा रीच बढ़ाइए हमारी, आपको पता है क्या करना है आपको। चलिए, एक लड़का एक संख्या को 3/5 के बजाय 4/5 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं 100 में 3/5 का गुणा कर लूं तो क्या आएगा? पहले ऐसे देख लीजिए चुपचाप। कोई भी संख्या माननी थी तो मैंने कोई भी मान ली, तो मैं सरल संख्या एक मान लूंगा, और 4/5 में गुणा करूं तो क्या आएगा मेरे भाई? 80 आएगा। अब थोड़ा चेक करिए, एक लड़का संख्या को 3/4 के बजाय इतने में कर दिया, यानी उसने इतने में कर दिया, करना कितने में था? तो गलती कितनी की है? कितने पर की है? इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होता है? डन? डन की नहीं, बताइए। खत्म सवाल। भाई मान लो कि वो संख्या 100 है, अब मैं उसमें 3/5 का गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? और अगर वह संख्या 100 है, उसमें 4/5 का गुणा करूं तो क्या मिलेगा? मुझे करना किस में था? मुझे करना किस में था? मैंने कर किससे दिया? मैंने कर किससे दिया? इसके कारण गलती कितने की हुई? गलती कितने की हुई? तो किस पे हुई? जो होना चाहिए था उसी पे गलती होगी ना मेरे भाई। 1/3 की वैल्यू है या ना? बोलिए, सवाल शानदार समझ में आ रहा है? शानदार तरीके से सवाल समझ में आ रहा है? चलते रहें, कैप्चर करें स्क्रीन फटाफट, स्क्रीन कैप्चर कर लें। चलिए अगला सवाल, सवाल पढ़ें। धीरे धीरे हम थोड़ा स्तर तो बढ़ाएंगे मेरे भाई, स्तर तो बढ़ाना पड़ेगा, स्तर तो बढ़ाना पड़ेगा।
चलिए, तीन व्यक्तियों पी क्यू और आर की आय का कुल योग, तीन व्यक्तियों पी क्यू और आर की आय का कुल योग 72,000 रुपया है। वे अपनी आय का 80%, 85% और 75% व्यय करते हैं और उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 है। तो पी की आय क्या होगी? देखो, ये व्यय है, ये क्या है? व्यय कितना है? 80%। तो पहले मैं आराम से इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझा दूं। पी का व्यय कितना है? 80%। 80% मतलब 4/5। क्यू का व्यय 85%। 85%, 85% क्या हो जाएगा? 17/20। उसके बाद आर का व्यय क्या है? 75%। 75% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। अब आपको पता है कि अगर ये व्यय है तो ये क्या है? इनकम है। अगर ये व्यय है तो ये क्या है? इनकम है। अगर ये व्यय है तो ये क्या है? इनकम है। क्या इतने में किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत होगी? क्या किसी भी व्यक्ति को यहां तक कोई समस्या आ रही है क्या? आप कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। अब सवाल के अगले सेंस में आइए। उनकी बचत 8, 9 और 20 के अनुपात में है। पी क्यू आर की, जो पी क्यू आर का बचत है वो क्या है? 8, 9 और 20 के अनुपात में है। 8, 9 और 20 के अनुपात में है। यहां देखिए, इनकी बचत क्या है? 1 है। 1 यहां क्या है? 8। इनकी अगर मैं बचत निकालूं तो क्या आती है? 1। वो 1 यहां क्या है? 8 है। तो 8 के हिसाब से इनका इनकम क्या होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहां देखिए भाई, यहां देखिए इनकी बचत क्या है? 3 है। और उस 3 की वैल्यू यहां क्या है? 9 है। यानी 1 की वैल्यू क्या हुई? 3 हुई। तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी, क्योंकि 20 क्या है? इनकम है। मैं क्या कर रहा हूं, जब ये देखो एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, तो इनकम से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो सेविंग आएगी। ये यहां 3 आ रही है और यहां इनकी सेविंग कितनी है? 9 है। तो जब मैं 3 का 9 से तुलना करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 1 की वैल्यू 3 मिलती है। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। यानी मेरे इनकम का ये आ गया हिसाब किताब। यहां आइए, इनके इनकम एक्सपेंडिचर में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। वह 1 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो ये 4 किसके बराबर होगा? आप कहेंगे सर 80 के बराबर होगा। तो अगर ये पी क्यू आर का इनकम है, अगर ये पी क्यू आर का इनकम है, इनमें से 20 निकाल लूं तो इनकम में 2, 3 और 4 का अनुपात है। आप कहेंगे हाँ सर। इनकम में मेरे भाई 2, 3 और 4 का अनुपात है। इनकम में 2, 3 और 4 का अनुपात है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो 4, 3, 7, 2, 9 कुल इनकम तीनों का हुआ। भाई अगर इनके इनकम में ये अनुपात है तो कुल इनकम कितना होगा? 9 होगा। और सवाल ने कुल इनकम कितना दिया है? 72,000 दिया है। सवाल ने कितना दिया है? 72,000 दिया है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, चूंकि 9 रेशियो की वैल्यू क्या है? कुल इनकम कितनी है? 72,000। तो इस हिसाब से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। अब चेक करिए, आपसे किसकी आय पूछा है? पी की आय पूछा है। तो पी की आय कितनी है? पी की आय है 2 रेशियो। पी की आय कितनी है? 2 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू 8,000, तो 2 रेशियो की वैल्यू 16,000। ऑप्शन नंबर 2। बताइए, सवाल समझ में आया? चेक करिए मेरे भाई, चेक करिए, क्या आपको सवाल समझ में आया?
उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया हो। आप इसको रिवाइज करके एक दो बार देखेंगे, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे उसने बताया पी का, क्यू का, आर का ये एक्सपेंडिचर है, मैंने एक्सपेंडिचर को फ्रैक्शन में बदल लिया तो मुझे पता चला एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो निकलेगा, तो मैंने सबकी सेविंग निकाल ली, इसकी सेविंग 1, इसकी 3, इसकी 1। ठीक है, ये मैंने सेविंग निकाल ली और फिर मैंने सवाल का दूसरा पोर्शन देखा जिसमें सेविंग का रेशियो ये दिया हुआ है। अब ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, तो दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो मैंने करने की कोशिश की। जब मैंने इसके हिसाब से सेविंग को 8 माना तो मेरा इनकम क्या हो गया, जब मैंने इसके हिसाब से सेविंग को 3 माना तो मेरा इनकम क्या हो गया, जब मैंने इसके हिसाब से सेविंग को 1 माना तो मेरा इनकम क्या हो गया, और जब मैंने इनकम का रेशियो निकाला तो क्या मिल गया, इनकम का रेशियो निकाला तो क्या मिल गया, तो टोटल इनकम रेशियो में क्या हुई, टोटल इनकम सवाल में क्या है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या है पता लगा। एक रेशियो की वैल्यू पता चली तो मुझे पी का आय बताना था, पी कितनी आय कमाता है, 2 रेशियो कमाता है, एक रेशियो की वैल्यू 8000 तो 2 रेशियो की वैल्यू 16000। सवाल सवाल बहुत अच्छे, आ जाइए। कहा है आपको धीरे धीरे उतारेंगे हम पानी में, पानी में हम धीरे और धीरे आपको उतारते चले जाएंगे। एक कार्यालय में ग्रामीण और शहरी कर्मचारियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% ग्रामीण और 25% शहरी कर्मचारी महिलाएं हैं तो पुरुष जनसंख्या का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चेक करिए, एक कार्यालय में 100% लोग होंगे, चलिए ठीक है, इनमें शहरी और ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात क्या है, 3:2 है। इसका मतलब 60% कर्मचारी शहरी ग्रामीण है और 40% कर्मचारी शहरी हैं। 3:2 का ही मतलब होता है, अगर मैं 100 को 3:2 के अनुपात में बांटूंगा तो 60-40 मिलेगा। अब आगे आओ, यदि 20% ग्रामीण, यानी इस 60 का 20%, इस 60 का 20% क्या हो जाएगा 12, और 25% का शहरी, तो 40 का 25%, 40 का 25% क्या हो जाएगा 10। ये क्या है, महिलाएं हैं, तो कुल महिला क्या हो गई 12 और 10 22। तो 100 में से अगर 22, 100 में से अगर 22 क्या हो गई महिला हो गई, तो बचे कितने 78, वो क्या हो गए पुरुष हो गए। सवाल सवाल बोलो फटाफट से। जय हिंद जय भारत, फटाफट से बोलिए। क्या आपको ये सवाल का स्ट्रक्चर और लैंग्वेज वगैरह समझ में आ रहा है? आप धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि सवाल हमको देता किस क्रम में है और हमें कितनी चीजें अपने अप्रोप्रिएट समझनी है। मेरे भाई अपने अप्रोप्रिएट चीजें समझना बहुत जरूरी है। चेक करिए, एक कार्यालय है तो मैंने मान लिया कार्यालय में कुल 100% लोग हैं, ठीक है। अब उसमें उसने बताया कि 3 और 2 के अनुपात में, तो 100% की जगह 100 लोग ही मान लो, 100 लोग हैं और उनमें 3:2 के अनुपात में ग्रामीण और शहरी लोग हैं, यानी 60 लोग ग्रामीण हैं 40 लोग शहरी हैं, ये भी ठीक है। अब ग्रामीणों में 20% क्या हैं महिलाएं हैं, यानी 12 महिलाएं हैं, और शहरी में 25% महिलाएं हैं, यानी 10 महिलाएं हैं। तो कुल महिलाएं कितनी हो गई, कुल महिलाएं कितनी हो गई, कुल लोग कितने थे, तो बचे हुए क्या होंगे, बचे हुए क्या होंगे, हाँ या ना। आगे अगला सवाल, ये स्क्रीन आपने कैप्चर कर लिया होगा, बहुत छोटा सवाल था और ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, ये आप विश्वास रखिए। चलिए चलिए देखिए, बहुत शानदार सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत शानदार और बेहतरीन सवाल है। 3 4 7 8 सवाल होगा, 7 सवाल।
ए एक काम को 21 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, चलो ठीक है। बी ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले आप 50% को ही पकड़ लीजिए। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। देखो, बी ए की तुलना में कुशल है, यानी ए है 2 तो बी क्या होगा? 50% कुशल यानी 3। और 3 और 2 क्षमता का कोई व्यक्ति काम करे तो मान लो वो काम 6 है। मान लो वो काम कितना है? मान लो वो काम 6 है। तो ये प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? ये कौन है? ये बी है। ये प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? ये मैंने मानने के लिए कहा भाई, देखो बात को समझो। मैंने कहा आपसे कि भैया 50% का पहले आप मतलब निकाल लो, अब बात करो इससे आकर। जब आप 50% का मतलब निकाल लो फिर आप इससे बात करो। क्या बात करनी है? उसने कहा है कि बी ए की तुलना में 50%, ये 50% है ए की तुलना में, तो ए हुआ 2 तो बी क्या हो जाएगा? 50% अधिक सफिशियंस यानी 3। ये दोनों की सफिशियंसी हो गई कि कितनी ज्यादा कौन दक्ष है। तो बी है 3 दक्ष, ए है 2 दक्ष। मानता हूं ये दोनों मिलकर एक काम करते हैं जिस काम की वैल्यू है 6। तो इसका मतलब यह रोज 2 काम कर लेगा और यह रोज 3 काम कर लेगा। ए रोज 3 काम कर लेगा। तो ए अगर 21 दिन में काम खत्म करता है, ए अगर 21 दिन में काम खत्म करता है, ए रोज 3 काम खत्म करता है, ए रोज 3 काम खत्म करता है और 21 दिन में काम को खत्म कर रहा है। ध्यान दीजिए, अगर ए रोज 3 काम खत्म करता है, ये ए की इफिशियंसी है, और ए रोज 3 काम करता है, ए रोज 3 काम करता है, तो 21 दिन में कितना काम कर देगा? 63 काम कर देगा। 21 दिन में कितना काम कर देगा ए? अगर रोज 3 काम करता है तो 21 दिन में कितना कर देगा? इतना काम कर देगा। और यही काम अगर बी को दिया जाए तो बी रोज कितना काम करता है? बी रोज कितना काम करता है? मैंने उल्टा कर दिया क्या? बी फिशियन है ना, बी फिशियन है भाई, सॉरी 1 मिनट चेक कर बता देता हूं। देखो, बी रोज 3 काम कर सकता है, ए रोज 2 काम कर सकता है। ठीक है, यही बात है। बी रोज 3 काम कर सकता है, ए रोज 2 काम कर सकता है। ए ने 21 दिन में काम किया है, तो यानी 21 दूना 42 काम किया होगा। तो अगर बी से वही काम कराया जाए, यानी 42 काम बी से कराया जाए, तो बी इसको कितने दिन में कर देगा? 14 दिन में कर देगा। 20 काम को कितने दिन में कर देगा? 14। बस बिल्कुल समझिए कि 50% का मतलब होता है 1/2, यानी ये है ए 1 दिन में कितना काम करेगा, बी 1 दिन में कितना काम करेगा, बस इतना ही ले लेना है आपको, उसके आगे बात नहीं करनी। अब यहां आ जाइए, ए 21 दिन काम करता है, और अगर ए रोज 2 काम कर सकता है तो 21 दिन में कितना काम करेगा? 42 काम कर देगा। अगर ए 21 दिन काम करता है, रोज 2 काम कर सकता है, तो कुल कितना काम कर देगा? 42 काम कर देगा। और ये 42 काम अगर बी से मैं कराऊं तो बी रोज कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो अगर 42 काम उसको करना पड़ा तो कितने दिन में कर देगा? 14 दिन में खत्म कर देगा। बताइए हाँ या ना? बताइए, छोटी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं? छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? आप समझदार प्राणी हैं, आपको समझ में आना चाहिए। बोलिए मेरे भाई, सारी चीजें चकाचक हैं बिल्कुल? चलो फिर आगे हम आगे सवाल पे चलते हैं। हम आगे सवाल पे चलते हैं। चेक करिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या ये मचाने वाला है बवाल? क्या इस सवाल के बवाल को निकालना पड़ेगा? जल्दी निकालिए। एक व्यक्ति के काम में
20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसमें? काम के समय में, घंटे में। और उसके प्रति घंटे की भुगतान में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। उसके आय में शुद्ध वृद्धि क्या होगी? उसके आय में शुद्ध वृद्धि क्या होगी? ठीक है, पहले तो एक बात ध्यान दीजिए कि 20% का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर 1/5, यानी वह पहले 5 काम करता था, अब 1 की वृद्धि कर रहा है, तो अब कितना काम करेगा? 6 घंटे काम करेगा। क्लियर? चलिए अब आगे आइए। उसके भुगतान में 10% की वृद्धि करते हैं, तो ये क्या है? ये टाइम है, और ये क्या है? ये भुगतान है। ठीक है मेरे भाई, 10% का भुगतान मतलब 1/10, यानी पहले क्या करता था? 10 रुपया पाता था, अब कितना पाएगा? 1 की वृद्धि हो गई तो 11 रुपया पाएगा। बताइए, कुल मिलाकर इतनी चीजें आपको समझ में आई कि वह पहले कितना घंटा काम करता था, अब कितना घंटा काम करता है, पहले कितना कमाता था, अब कितना कमाता है प्रति घंटा। आगे आ जाइए, कितना सवाल को हमने सरल कर लिया, बहुत सरल कर लिया। चेक करिए, अगर कोई 5 घंटे काम 10 रुपया के रेट से करे, तो 5 घंटे काम 10 रुपया के रेट से करेगा तो 50 रुपया कमाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे लाल? आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब वहीं कोई व्यक्ति 6 घंटा काम करेगा, 11 रुपया के दर से कमाएगा, तो कितना कमाएगा? आप कहेंगे सर 66। कितना कमाएगा? 66। तो पहले से कितना ज्यादा कमाया? 16 रुपया। किससे? पहले से। तो किसकी तुलना करेंगे? पहले वाले की तुलना करेंगे। तो 16/50 को क्या 32% लिख सकते हैं? चेक करिए। क्या 16/50 को 32% लिख सकते हैं? चेक करिए। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि 16/50 को 32% लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, 32/100 यानी 32%, किसी के भी बटे 100 यानी प्रतिशत। ठीक है, अगर कहीं भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, पिछला चैप्टर जाकर देखिए। पहले पीछे के 3-4 चैप्टर हैं, उनको निपटा कर आइए, आपको आगे के भी समझ में आएंगे। क्योंकि हम धीरे धीरे उतर रहे हैं, आपको और गहराई में ले चलेंगे अभी। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया सवाल आपको कराएंगे हम। अभी केवल सवाल करा रहे हैं, बिल्कुल एकदम आस्तीन तान के सवाल करिए, एकदम धुआंधार तरीके से। आ जाइए फटाफट से। एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 500 हैं। ए को बी से 10% कम अंक, ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? पूरा पढ़िए। अगर आप पूरा पढ़ते जाएंगे तो ए की तुलना बी से, बी की सी से और सी की डी से करी गई है, और डी की फिर किसी से तुलना नहीं करी गई है। तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे कि डी को 100 अंक मिले। हम क्या मान लेंगे? कि डी को 100 अंक मिले। तो सी को डी से 20% कम मिला, तो सी को कितना मिल जाएगा? सी को कितना मिल जाएगा? 20% कम। आगे जाइए, बी को सी से 25% अधिक मिले, सी का 25%, सी का 25% 20 होगा, चेक कर लीजिए। तो बी को कितना मिल जाएगा? 100 नंबर वापस मिल जाएगा। अगर सी को 25% इंक्रीज करेंगे मुन्ना, फटाफट से सी का 25% इंक्रीज करके देख लो। सी का 125% निकाल लो, यानी 80 गुने 125/100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, चौका 100। इतना करना है, वो आपकी मर्जी। विश्वास करिए अपने आप पर, चीजें अपने आप बदलेंगी जब आप विश्वास करना चालू करेंगे अपने आप पर। ठीक है, आगे ए को बी से 10% कम अंक मिला,
और ए को बी से 10% कम मिला, यानी ए को बी से 10 कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। ए को कितना मिला? 360, यानी 90 की वैल्यू क्या है? 360। तो एक की वैल्यू क्या हो गई? 4। 90 की वैल्यू क्या है सवाल के अनुसार? मेरे अनुसार 90, ए को 90 मिला, सवाल के अनुसार ए को 360 मिला। तो अगर 90 की वैल्यू 360 है तो एक की वैल्यू क्या हुई? 4 हुई। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 हो जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो, सॉरी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400 हो जाएगी। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो 400 मिले हैं। कितने में से? 500 में से। 4/5 यानी 80%। ऑप्शन नंबर 2। 4/5 यानी 80%। इन सब चीजों को हमने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया है, पूरी क्लास 1 घंटे की लगाई है इस पे। तो आराम से जाइए, उन चीजों को जब आप प्रॉपर धीरे धीरे पढ़ेंगे तब स्पीड बनती है। अगर किसी का देखकर आपको लगे कि हम भी इतना तेज सवाल लगा लें, तो उस सवाल को आप लगा पाएंगे कब? जब आप प्रॉपर चीजें पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो आप पीछे से जाइए, लेसन के एक एक चैप्टर को देखते हुए आइए, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी भी स्पीड अच्छी बन जाएगी। ठीक है, फटाफट से इन चीजों को नोट करिए, आगे चल सके, ताकि हम इनको फटाफट नोट कर लीजिए, हम आगे चल सके मेरे लाल। LAL लाल। चलिए अगला सवाल। एक परीक्षा में 18% गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, 12% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, 8% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो ज्ञात करिए कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ज्ञात करिए कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे समझिए कि 18% ये वो लड़के हैं जो गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल। और ये इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ये देखिए 12% दूसरा गोला है, ये कौन है? ये भी फेल है। ये कौन से फेल हैं? साइंस में। ये कौन से फेल हैं? मैथ में। अब देखिए 8% ऐसे महाशय हैं जो दोनों में फेल हैं। तो क्या इन दोनों फिगर को मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए कि 8% दोनों में फेल हैं, तो 8% ये दोनों में फेल है और बचे हुए ये 10% और, यानी कुल मिलाकर 18 गणित में फेल हैं। और 8% दोनों में फेल हैं, बचे हुए 4, यानी ये कुल मिलाकर साइंस में फेल हैं। तो शुद्ध गणित में केवल 10%, शुद्ध साइंस में केवल 4% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। दोनों विषय में 8% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल मिलाकर 10, 8, 18, 4, 22% बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। 22% बच्चे क्या हो गए? 22% बच्चे क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। तो उत्तीर्ण कितने होंगे? 78%। ऑप्शन में बड़ी गलतियां हैं यार। उत्तीर्ण कितने होंगे मेरे भाई? 78% उत्तीर्ण होंगे केवल, जो पूरी तरीके से उत्तीर्ण है, केवल पास हैं। हाँ या ना? ये समझती है भाई। ये 18 लोग ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए हैं, मगर इनमें से 8 ऐसे हैं जो साइंस में भी फेल हुए हैं। ठीक इसी तरीके से ये साइंस वाले 8 इसमें भी काउंट होंगे, और 4 अलग से साइंस में फेल हुए हैं। तो कुल मिलाकर 10, 4, 14 और 8, 22% बच्चे कुल फेल हो गए हैं, किसी न किसी विषय में या दोनों विषय में। और ये 22 छोड़ दो तो 78% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन लिखने में हो जाता है कम ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको चीजें इनको भी समझनी होगी। बस बहुत चीजें बस प्रैक्टिकली हमको लेनी है। प्रैक्टिकल हम चीजों को लेंगे, अपने आप इसका डायग्राम बन जाया करेगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्या मतलब होता है। चलिए, x को 30% संख्या मिला, 30% संख्या, 30% मार्क, संख्या मतलब अंक, यहां अंक होना चाहिए। 30% अंक x को मिले और वह 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 45% y को मिले, वो 25 संख्या से उत्तीर्ण हो गया। तो उस व्यक्ति का अंक बताइए जिसने 64% अंक पाए हैं। पिछले सवाल की तरह है भाई, x को 30% मिला और वह फेल हो गया 50 अंकों से। y को 45% मिला, वो पास हो गया 25 अंकों से।
तो 30 और 45 यानी 15% का डिफरेंस कितना हुआ? 75 हुआ। 1% का डिफरेंस क्या हुआ? 5 हुआ। पूर्णांक क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इसका 64% निकालना है। पूर्णांक का 64% निकालना है। 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 320। 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, 320, 64 पंचे 320। आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया मेरे भाई? हाँ या ना? ये सवाल आसान है, अभी इनको अच्छे से कैप्चर करना सीख लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चीनी की कीमत में, चीनी मतलब शक्कर, ठीक है, चाइनीज नहीं समझ लेना है। चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और 10% की प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। खपत और खपत में, और खपत में, स्पेलिंग गलत है, और खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो अब समझो इसको आराम से। एक व्यक्ति 100 रुपए किलो की चीनी बेचता है, 100 किलो बेचता है, तो 10,000 रुपया उसको रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर 100 रुपया किलो की चीनी 100 किलो बेची जाए यानी 10,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। आप कहेंगे जी अब क्या किया गया? कीमत को 10% बढ़ा दिया गया। 100 मानने का फायदा क्या है? पता लग रहा है। एक्स मानते वाई मानते तो दुनिया भर की झंझट होती। 100 रेट मान लिया, 100 ही वजन मान लिया, तो 10,000 की रेवेन्यू जनरेट हुई। अब रेट को 10% बढ़ाया तो आसानी से 110% कर लिया, और कंजप्शन को भी 10% बढ़ाया तो ये भी आसानी से 110% कर लिया। तो दोनों का कुल गुणा क्या हो गया? हाँ या ना? तो पहले रेवेन्यू कितनी जनरेट होती थी, अब रेवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है? कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही है? किसकी तुलना में? अब आप जानते हैं परसेंट बनाने के लिए 100 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 100 से कट जाएगा, तो कितना हो गया मेरे भाई? 21%। कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट हो गया? 21%। हाँ या ना? हाँ अथवा ना? ना अथवा हाँ? बताइए। ला 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 ला, धीरे धीरे चोरी चोरी। चलिए, खाद्य तेल की कीमत में 25% की बढ़ोतरी होती है। अमन अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे? वृद्धि कर दे, कमी कर दे? कमी कर दे, ताकि उसका व्यय ना बदले। अब देखो, मान लो अमन 100 रुपए का तेल 100 किलो खाता है, यानी 10,000 रुपए का तेल खाता है। दिल पे मत लो, बहुत छोटी सी चीज है। अब अगर कीमत 25% बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? तो खपत को कितना कर देना चाहिए कि खर्चा ना बदले? यही बात कर रहा है कि खपत को कितना कर दें कि खर्चा ना बदले। भाई दाम, दाम गुणे वजन, यही बराबर वजन, वजन यही बराबर खर्च बनता है। यही खर्च के बराबर होता है, दाम गुणे वजन। तो दाम बढ़ा दिया, वजन कितना रखना है ये तो अब हम बताएंगे आगे। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10,000 अपान 125, 25 अट्ठे 125 अट्ठे 1000, यानी 80% कर दी उसने। खपत क्या कर दी? 80 किलो कर दी। तो 100 से 80 करना यानी 20% की कमी करना। 100 से 80 करना यानी 20% की कमी करना। ओके, अगर मैं 100 अपना व्यय 100 से 80 कर देता हूं यानी मैं 20% घटा लेता हूं, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है मेरे लाल। आगे चलें, आगे चलें, आ जाइए। जब वस्तु की कीमत 21% कम हो जाती है
तो व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। बहुत शानदार सवाल है, चेक करिए एक बार, अपने से चेक करिए सवाल। बहुत बढ़िया शानदार सवाल है, अपने से चेक करिए। बयालीस का है, देते रहे यार, 46 निकाले में। क्या आपको सवाल समझ में आया? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं इस सवाल का, आपको चेक कर लीजिए एक बार। मैं आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट इसका बताने वाला हूं, चेक करिए। 100 रुपए में अगर 21% कम हो जाता है रेट, यानी 21 रुपया कम हो जाता है रेट। अगर किसी वस्तु का दाम 21% कम होता है, 1 किलो पर जो प्रभाव पड़ेगा। अब मान लो मैं 100 रुपया लेकर बाजार जाता था हमेशा उस वस्तु को खरीदने। अब अगर उस वस्तु का दाम 21% घट गया हो, तो अगर मैं उस वस्तु को खरीदने में 100 रुपया लगाता था और जितना खरीद के लाता था, क्या 21 रुपया कम दे देने पर उतनी वस्तु मुझको मिल जाएगी? यानी 21 रुपया मेरा बच रहा था, तो इस 21 रुपया के बदले मैंने 3 किलो वस्तु और खरीद ली। अगर 21 रुपया में 3 किलो वस्तु मिल गई, यानी 1 किलो वस्तु का दाम, खत्म सवाल। 1 किलो वस्तु का दाम, बोलिए मेरे भाई, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ये कॉपी पेस्ट वाली पढ़ाई नहीं है, लंबा चौड़ा अनुभव। बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं, कईयों ने जॉब ली है और कई टीचर भी हो गए हैं। तो एक लंबे समय से हम सेवा दे रहे हैं आपको, तो उन चीजों का आप लाभ उठाएं, जुड़े हमारे साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का काम करें। आ जाइए फटाफट से, समझ रहे हैं इस बात को आप? इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब इस तरीके के जितने सवाल पूछे जाते हैं उनको और भी बहुत सारे सवाल हम आपको एक लेसन और लेकर आएंगे अभी आपके लिए, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर और शानदार क्वेश्चनों से भर देंगे। अभी हमने केवल ये ट्राई किया, क्योंकि बहुत सारे इसके टाइप होते हैं, तो हम सारे टाइपों को थोड़ा थोड़ा टच करके आपको दांव पेच इसके सिखा दें, और जो इसके शानदार सवाल हैं उनको हम आगे के लेसन में आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार।